contract costing is useful. Contract costing is always useful to contractor. यहाँ पे दो पार्टीज रहेंगे, एक रहेगा contractee, one will be contractee and another will be contractor. So everybody, contract costing, there will be two parties, contractee and contractor. Contractee is a person who gives the contract. Contractor is the person who takes the contract. तो पहले दिमाग में सेट करो एंड एक बेसिक डाउट माइंड में आना चाहिए, सर हमें ये एग्जैक्टली ये जो सम्स हैं ये चैप्टर के ऊपर किसके पॉइंट ऑफ से सॉल्व करना है. सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट. सो हमें कॉन्ट्रैक्टर, अभी कॉन्ट्रैक्टर कौन हो सकता है? इट माइट बी एनी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. ट्रीटमेंट विल बी वन एंड द सेम. सो एवरीबॉडी, नाउ वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. और हमें बनाने का कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ से एक अकाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज वन अकाउंट एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, contract account. So what is contract account? Account बोला मतलब it is debit and credit. Simple like process costing, वहाँ पे process account था, यहाँ पे contract account है. Debit side में क्या आएगा? जो भी चीज contract में आ रहा है, जो भी चीज contract में आ रहा है उसको हम debit करेंगे. जो भी चीज contract से जा रहा है. So most probably contract किस चीज करेगा? So contract will be definitely यहाँ पे in TY BCom में हम लोग को देखने का है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट? दैट इज बिल्डिंग बनने का है, या फिर डैम बनने का है, या फिर ब्रिज बनने का है, रास्ता बनने का है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने का है. सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी विल बी देयर एंड उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है. कौन सा अकाउंट? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. इज इट क्लियर? सिंपल लॉजिक है. वंस अगेन, कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट से कौन सा अकाउंट बनाने का? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. और कॉन्ट्रैक्ट कौन सा रहेगा? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनना है, रास्ता बनना है, ब्रिज बनना है, ऐसी स्टोरी बात किया रहेगा. सो एवरीबॉडी, सिंपल लॉजिक है. कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन मतलब ये कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक वर्ड इधर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को एक वर्ड देंगे, दैट इज साइट. मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था, इधर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट है. सो पतरा, नीला कलर का पतरा सब साइड से लगा देते हैं, यस और नो? सो दैट इज अ साइट. और फिर वो साइट में जो भी चीज आएगा ना हम उसको डेबिट करेंगे, बिकॉज़ डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड साइड से जो भी कॉन्ट्रैक्ट, साइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट से जो भी जाएगा हम बोलेंगे क्रेडिट व्हाट. इसका एक फॉर्मेट, इसका एक फॉर्मेट है. बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स हमें लिखने हैं. फर्स्ट इज टू रॉ मटेरियल, नेक्स्ट इज व्हाट रहे टू लेबर, नेक्स्ट इज टू डिफरेंट ओवरहेड्स. ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस कोई भी आया तो हमको किधर डालने के? डेबिट साइड में. और क्रेडिट साइड में एक वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज WIP. WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस. क्या ऐसा वर्ड क्यों आया है? वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग ऐसे क्यों लिखते हैं? बाय वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसे ना लिखने का पीछे का इंटेंशन क्या है? बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बांधने का, सपोज एवरीबॉडी 9 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग, एक टावर बांधने का है. और ये बिल्डिंग बांधने का मतलब इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये एक हफ्ते में, एक महीने में या एक साल में होने वाला नहीं है. सो मिनिमम एज्यूम दैट फॉर एग्जांपल 3 साल लगेगा. सो 3 साल लगेगा मतलब एन अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर. अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर. सो एक साल में सपोज एज्यूम दैट 3 फ्लोर्स बन के तैयार हो गए. कितना माला बन के तैयार हो गया? 3 माला. 3 फ्लोर्स बन के तैयार हो गया. सो ये 3 फ्लोर बांधते समय हमारा कुछ पैसा इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कुछ पैसा इसमें फंसा रहेगा. दैट इज व्हाट ए ब्लॉक. एंड दैट ब्लॉक मनी इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. फिर बाद में नेक्स्ट ईयर में थोड़ा और कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा. अगला माला बांधेंगे सपोज 4, 5, 6, 7, 8 या अगले साल में ये लोग बांधेंगे. तो यहाँ पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कुछ तो पैसा हमारा ब्लॉक रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस. WIP काम चलेगा. अभी तक बिल्डिंग बनके तैयार हुआ नहीं. बिल्डिंग कब बनके तैयार होगा? आफ्टर 3 years. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसमें माइनस वर्क इन प्रोग्रेस में 3 एलिमेंट आते हैं. फर्स्ट इज वर्क सर्टिफाइड, फिर आते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, फिर आते हैं मटेरियल साइड. बेसिकली 3 चीजें याद रखने का. व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड एंड व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड. वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड. ये वर्क सर्टिफाइड का मतलब होता है वर्क इज कंप्लीटेड एंड certified by architect.
आर्किटेक्ट कौन होते हैं? एक सिविल इंजीनियर होते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सो काम खत्म हुआ है, वर्क इज कंप्लीटेड एंड इट इज सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, तो उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। वो परसेंटेज में रहेगा, 80% काम होएगा या 30% काम होएगा, 50% काम होएगा, वर्क सर्टिफाइड। इट विल बी रेडीली गिवन इन योर क्वेश्चन। एंड व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड? व्हाट इज वर्क अनसर्टिफाइड? वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क इज कंप्लीटेड एंड या फिर वर्क not certified, not certified by architect, not certified by architect। आर्किटेक्ट ने अभी तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। XYZ रीजन हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, वो रीजंस में सम सॉल्व करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो वर्क दोनों भी केस में वर्क इज कंप्लीटेड, बट जब सर्टिफिकेट इशू करेगा तो हम बोलेंगे इट इज वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट। एंड वर्क अनसर्टिफाइड मतलब वर्क इज कंप्लीटेड बट येट सर्टिफिकेट इज नॉट इशूड बाय आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब सिविल इंजीनियर, और वो सिविल इंजीनियर ये भी अपॉइंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर और ये भी अपॉइंट करेगा। कौन करे? कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? यस और नो? तो ये सब चीज मैंने इंट्रोडक्शन पेज पे लिखा हुआ है, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सिंपल लॉजिक है। माय डियर स्टूडेंट, आया तो कुछ भी आया तो डेबिट और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट से गया तो क्रेडिट। बस इतना अगर आपको लॉजिक क्लियर रहेगा तो आप आराम से ये चैप्टर का मार्क्स स्कोर कर जाओगे। ओके चलो, सो एवरीबॉडी, इतना मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। आज अभी थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स टाइप 2 सम्स, टुवर्ड्स अवर टाइप 2 सम्स। बढ़ो आगे। चलो, सो एवरीबॉडी, अच्छा इसके बाद मैंने और कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, कैलकुलेशन ऑफ, हमें करना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ व्हाट इज नेट प्रॉफिट। क्या ढूंढने का रहता है? नेट प्रॉफिट। यू कैन सी देयर, मैंने वहां पे दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या करना है एवरीबॉडी? सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज ऑफ, मैं वही सेम पेज पे परसेंटेज ऑफ व्हाट है, क्या ढूंढने का? वर्क कंप्लीटेड। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, उसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट रेट? 100, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट रेट? 100। तो इससे हम लोगों को ना पता चलेगा आर्किटेक्ट जो काम करते हैं वो काम हमें थोड़ा सा यहाँ पे करके देखना पड़ेगा और हमें पता चलेगा कितना परसेंट वर्क कंप्लीटेड हो गया है, वेदर 50%, 30%, 80%, 20%, 10%। सो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमारा सेकंड स्टेप डिपेंड करता है, दैट इज व्हाट रेट? नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। इसका स्लैब्स दिया हुआ है, इसका अलग अलग स्लैब्स दिया हुआ है। सो सपोज एवरीबॉडी, वर्क सर्टिफाइड एंड नेट प्रॉफिट, एवरीबॉडी वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इट लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 0 to 25%। 0 to 25% में अगर हमारा आंसर परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड सपोज आता है ये 20%, कितना आता है? 20%। सो 20% लाइज बिटवीन 0 to 25। सो आवर नेट प्रॉफिट अगर ऐसा हुआ है 20% रेंज में आ रहा है, सो हम लोग नेट प्रॉफिट कुछ भी बुक नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अरे कहते हैं इसका ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। सपोज अवर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड आया 40 या फिर 55%, कितना है? 55%। तो इट लाइज बिटवीन सॉरी इधर 40 लेता हूं मैं, 40%, तो इट लाइज बिटवीन 25 to 50%। सो हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा 1/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय cash received divided by work certified। This formula has to be applied। Is it clear? Next उसके बाद अगर हमारा percentage of work completed आता है 65%, suppose ये calculation क्या आया 65%, तो it lies between 50 to 90%। so ये सिर्फ slightly change हो जाएगा, ये बन जाएगा अभी 1 का कर देने का 2/3 into notional profit into cash received divided by वर्क सर्टिफाइड, ये सेम ही रहेगा। इज इट क्लियर? और फिर लास्ट का एक रेंज है 90 to 99%, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है मैंने वहां पे, इट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वो सिचुएशन आने तो रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन, ये स्टार्टिंग का 3 पॉसिबिलिटीज ही तैयार होने वाला है। इज इट क्लियर? तो आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला हूं। टुडे आई एम गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन टाइप 2। एक कल टाइप 1 किया था, लास्ट लेक्चर में टाइप 1 किया था। टाइप 1 क्या था रे? 1 ईयर एंड 1 कॉन्ट्रैक्ट, बराबर ना? विवेक एक कॉन्ट्रैक्टर था, विवेक नाम का, बराबर है? और उसका एक ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट और डिटेल्स भी कितना ईयर का था? 1 ईयर। आज हम लोग जा रहे हैं टाइप 2 में। ये टाइप 2 क्या बोलते हैं? टाइप 2 क्या बोलते हैं? क्या 1 ईयर
but two different contracts, two or three contracts भी आ सकते हैं, two or more, that is two or three contracts भी आ सकते हैं। आगे रीडिंग में पढ़ में क्या बोल रहा हूँ, सो ये हमारा टाइप 2 है। जिसको टाइप 2 आज समझा, ऑटोमेटिकली टाइप 1 उसका क्लियर है। इज इट क्लियर? चलो, सो एवरीबॉडी अपन स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन। सो सब्जेक्ट टाइप 2 में अपन आगे क्वेश्चन नंबर 16। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 16। माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सो कंपनी का नाम यहाँ पे दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ तो बोला था आपको, देखो कॉन्ट्रैक्टर कौन हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल, या तो पार्टनरशिप, या तो कंपनी। सो इट्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ऑब्टेन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये दो कॉन्ट्रैक्ट मिला, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। दो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। देखो, सो ये यहाँ पे टू कॉन्ट्रैक्ट्स आया है एंड डिटेल्स विल बी ऑफ 1 ईयर ओनली। सो ये हमारा हो जाएगा टाइप नंबर 2। नोट्स कुठे तुझे बाळा? हाच तर अप्रोच आहे ना। फीस भरली तू? हां, आज भरली सर, उद्या तुला एंट्री असणार, नाही तर मग एंट्री नाही। सो एवरीबॉडी क्या होता है, फ्री वाला जो रहता है ना, तो बच्चे लोग एकदम आराम से हाँ देखेंगे, होएगा, नोट्स लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया। तो ये वाला अप्रोच रहता है। फीस भरेंगे तो एक अंदर से कुछ तो रहता है, भाई हमने फीस भरा है, हमको जाना है, लेक्चर अटेंड करना है। सो एवरीबॉडी, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। सो दो कॉन्ट्रैक्ट है, कभी कॉन्ट्रैक्ट का नाम देंगे वो लोग, सपोज ऐसा भी नाम देंगे, विरार कॉन्ट्रैक्ट एंड पनवेल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर पालघर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कुछ ना कुछ नाम देंगे। सो भी वो दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कभी तीन कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। तीन कॉन्ट्रैक्ट आया तो मैकेनिकल सम हो जाएगा, वही चीज बार बार लिखने का, 3 बार लिखने का, उसका आपको मार्क्स मिल रहा है। सो वो छोड़ने का नहीं, वो अपना हाथ का मार्क्स है, वो जाने देने का नहीं है। सो एवरीबॉडी, और अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मेरा इतना साल का जो एक्सपीरियंस है वो बेसिस पे इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख। अगर आया ना, सो दो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से एक कंफर्म टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो इसको साइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे, एग्जाम के एक दिन पहले ये अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना ही है। So Madhuri Construction Private Limited obtained two contracts, that is contract A and contract B. Contract A commenced on 1st April 2008. एक contract A जो है ना वो 1 अप्रैल 2008 को चालू हो गया है and contract B started on 1st June 2008. Contract B जो है दूसरा वाला वो 1 जून 2008 को चालू हो गया। Following information extracted from their books for the year ended is 31st March 2009. क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने पहले इसके पहले सॉल्व किया था, उसमें क्लोजिंग का डेट वाज मिसिंग। तो हम लोग ने एज्यूम किया था कॉन्ट्रैक्ट जब चालू हुआ तभी खत्म होएगा, उसके बेस पे हमने 1 साल के बाद उसको खत्म किया था। अरे यस और नो? यहाँ पे 1 अप्रैल बोला है कॉन्ट्रैक्ट ए के लिए, 1 अप्रैल 2008 एंड कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए 1st ऑफ क्या बोल रहे हैं, जून 2008, और क्लोजिंग बोला है 31st ऑफ मार्च 2009। सो क्लोजिंग है 31st ऑफ मार्च 2009। तो कॉन्ट्रैक्ट ए अप्रैल 2008 में चालू होगा। सो अप्रैल से लेकर अगर मार्च तक अपन काउंट करेंगे तो पूरा साल मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, पूरे साल। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा जून में चालू है तो जून से काउंट करने का। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट विल बी फॉर 10 मंथ्स। तो ये जो है ये कितने मंथ्स के लिए रहेगा? 10 मंथ्स के लिए। सो टू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रहेगा फॉर 12 मंथ्स के लिए, ये रहेगा फॉर 10 मंथ्स के लिए। इज इट क्लियर? चलो इसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी का डिटेल्स है। एक काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ए का ऊपर लिख दो, जिधर है ना कॉलम, कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉलम है उसके ऊपर लिख दो 12 मंथ्स, कॉन्ट्रैक्ट बी के ऊपर लिख दो 10 मंथ्स। कॉन्ट्रैक्ट ए के ऊपर लिख दो 12 मंथ्स, कॉन्ट्रैक्ट बी के ऊपर लिख दो 10 मंथ्स। चलो अभी मेरे को सिर्फ आप इतना बताओ कि डेबिट में कौन सा चीज आएगा और क्रेडिट में कौन सा चीज आएगा। डेबिट में क्या लिखने का और क्रेडिट में क्या लिखने, कशाला आला हे तुला ग्रुप मध्ये आपण काढून टाकले। आता पळू नको, जाताना मला भेटून जा। आता अवघड आहे तुझं सगळं आम्ही देखो आज कम से कम अभी पहला आता तो थोड़ा तो सुनने को मिलता था, बराबर है, तो थोड़ा तो कुछ समझ में आया, वो भी लेट आया। चल उसके बाद नोट्स मिळाले तुला, दिले नोट्स उधर दिले। चलो आगे। सो कॉन्ट्रैक्ट पे 12 मंथ्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इज
10 मंथ्स। चलो आगे अपने को क्या डिसाइड करने का, डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में। जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ए में और बी में आ रहा है, जो भी चीज आवत है डेबिट में और जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट से जावत है क्रेडिट में। इज इट क्लियर? चलो सो एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर अपन 20 कर दो जरा, सॉरी 20 नहीं 16 कर दो। देखो नंबर सब अलग अलग है, मेरा जूना बुक है इसके लिए मैंने साइड में फिर डाल के रखा नंबर नया वाला। चला सो एवरीबॉडी मटेरियल इशूड, ये मटेरियल किधर इशू किया है? मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल आ रहा है तो अपन किधर लिखेंगे? ये डेबिट साइड में, जो भी चीज आ रहा है उसको डेबिट कर। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, वेजेस आर पेड टू वर्कर्स एंड वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो हमको कॉन्ट्रैक्टर, थिंक फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये खर्चा है तो अपन किधर डाल देंगे? डेबिट में। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चा है, किधर डाल देंगे? डेबिट में। साइड में लिखते चल फटाफट। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़, आफ्टर दिस इसके बाद देयर इज, बहुत बड़ा लिस्ट है, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर गिवन। है चार्जेस मतलब एक्सपेंसेस, किधर लिखने का? डेबिट में। आर्किटेक्ट का फीस, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया जो सर्टिफिकेट इशू करेगा, फुकट कोई किसी के लिए फुकट में काम कर देगा नहीं, तो उसने उसका कुछ तो फीस चार्ज किया है, सो वो फीस मतलब इट इज अ एक्सपेंसेस, किधर जाएगा रे? डेबिट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए कोई सुपरवाइजर वगैरह अपॉइंट किया रहेगा, सो एवरीबॉडी इट इज ऑन डेबिट साइड। ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड कुछ फिटिंग्स मतलब ये कुछ खर्चा हो गया, सो डेबिट ये जाएगा डेबिट में। सो एवरीबॉडी साइट है तो उधर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह बिठाना पड़ेगा उनको, बराबर है? अरे करतेगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ो, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट। है प्लांट इशूड, प्लांट का मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इशूड मतलब उसका कॉस्ट है कमेंसमेंट के टाइम। ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ये जब चालू हो गया तभी कुछ प्लांट एंड मशीनरी लाके रखा इधर ये कॉन्ट्रैक्ट में साइट पे, और जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी चालू हो गया तभी यहाँ पे भी कुछ प्लांट एंड मशीनरी लाके रखा दैट इज साइट पे। तो उसका भाव देखो क्या दिए, भाव देखो 5 लाख है और 6 लाख है। तो देखेंगे इसका अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अभी भी मैं वापस एक बार बोल रहा हूं एवरीबॉडी, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अगर आप डेबिट साइड में, अगर आप इधर डेबिट साइड में, अगर आप इधर डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखते हो दैट्स इट, तभी आपको फिर प्लांट का, इधर प्लांट का कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी लिखने का गरज नहीं है। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हो तो आपको इधर प्लांट का क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट, और इधर क्या लिखना पड़ेगा? डब्ल्यूडीवी। इज इट क्लियर? डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यूडीवी। मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूं एवरीबॉडी। सपोज कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 50,000 माइनस पूरे साल का डेप्रिसिएशन सपोज इज 5,000, सो 50 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा रे? 45,000। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या मिलता है अपने को? डब्ल्यूडीवी। यस और नो? सो दिस इज द इक्वेशन, कॉस्ट 50,000, डेप्रिसिएशन इज 5,000, माइनस करने के बाद डब्ल्यूडीवी इज 45,000। सो पहला पॉसिबिलिटी नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में क्या लिखेगा? मान लीजिए यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी डायरेक्ट लिख देगा डेप्रिसिएशन, हाउ मच इट इज? 5,000। ये पहला पॉसिबिलिटी नंबर 1। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2, अगर ये नहीं अच्छा लगता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, टू प्लांट, उसका क्या लिखने का है? इधर कॉस्ट कितना है? 50,000। लेकिन अगर आप इधर कॉस्ट 50,000 लिखते हो, यू आर सपोज टू राइट ऑन क्रेडिट साइड, कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट साइड में आके लिखेगा बाय प्लांट, और उसका क्या लिखेगा? डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो वो कितना है? 45,000। अल्टीमेटली बात एक ही है, आप ऐसा खाओ या फिर ऐसा खाओ, अल्टीमेटली आप डेबिट में 5,000 ही दिखा रहे हो। सर कैसा? यहाँ पे तो 5,000 है, लेकिन एक रिकंसिलिएशन कांसेप्ट है, सो ये 50,000 प्लांट के नाम से हमने इधर डाला 50,000 कॉस्ट, और क्रेडिट में प्लांट के नाम से इधर डब्ल्यूडीवी डाला 45,000। रिकंसिलिएशन करते समय हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर उठा देंगे, ये 45,000 कैंसिल, इसमें से 45,000 कैंसिल, अल्टीमेटली एक्सेस अमाउंट कितना पड़ा है डेबिट में? 5,000। So it is up to you. It is up to you आपको क्या लिखने का है, whether you are going to write depreciation or you are going to write plant का cost and WDV। अरे समझ में आ रहा है क्या? So दोनों में से कोई भी एक रास्ता आपको फॉलो करना है। सर which is the best one? तो best one and simple one is writing what? Depreciation। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ multiple of adjustments आ रहा है, बहुत सारे adjustments इसके ऊपर दिया हुआ है, तो in that case it is always preferable, it is always better to write प्लांट का कॉस्ट और उसके बाद उसका डब्ल्यूडीवी। वेट एंड वॉच, जैसा आएगा समय में उसके ऊपर और डिस्कशन करूंगा। बढ़ो आगे। चलो पुढे, आफ्टर दिस, इसके बाद
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो एक दो जगह पे फॉर्मूलाज में अपने को लगने वाला है। सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जरा देख, कॉन्ट्रैक्ट ए कितना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट टी के लिए हम काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बोला, भाव बोला 25 लाख रुपए, और कॉन्ट्रैक्ट बी का कितना बोला है 30 लाख रुपए। सो एवरीबॉडी, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड कैश रिसीव्ड। तो पहला वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड किधर आएगा, सो क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज वर्क इज कंप्लीटेड, ये दोनों का मतलब वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड मतलब वर्क इज कंप्लीटेड, बट वर्क सर्टिफाइड में क्या होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, वर्क अनसर्टिफाइड में सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो दोनों का वैल्यू अपने को देख के रखा है, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दिया ही रहेगा। अगर कभी मिसिंग रहेगा, वर्क सर्टिफाइड कभी मिसिंग रहेगा, तो उसका रास्ता किधर से जाएगा, कैश रिसीव्ड में से। कहां से जाएगा, कैश रिसीव्ड में से। मैंने लास्ट लेक्चर में वो आपको पढ़ाया है, आने दो वैसा सिचुएशन फिर से मैं डिस्कस करूंगा। अब ये वाला सब में टेंशन ही नहीं है, ये वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड के बाद डायरेक्टली कैश रिसीव्ड दिया हुआ है, तो टेंशन ही नहीं है। म्हणून तिथे अशी काही लाइन आली नाहीये, नहीं तो पहिला वाला सब में कैसे लाइन आया था, कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ऐसा लाइन था। अरे यस और नो, तो यहाँ पे ऐसा कोई लाइन नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज इधर वर्क सर्टिफाइड भी मालूम है और इधर कैश रिसीव्ड भी मालूम है, दोनों भी चीज अपने को इधर दिया हुआ है। चल सर, कैश रिसीव्ड का यूज किधर है, कैश रिसीव्ड किधर, इधर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखने का क्या नहीं, इसको सिर्फ किधर लिखा जाता है, फॉर्मूला में। किधर लिखा जाता है, फॉर्मूला में। चल आगे बढ़, इसके बाद accrued wages as of 31st of March 2009, ये क्लोजिंग के दिन कुछ accrued wages है। लास्ट लेक्चर में मैं accrued का मतलब आपको समझा था, accrued के अलग-अलग नाम है। सो accrued, everybody accrued, उसके बाद नेक्स्ट इज due, उसके बाद नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग, और ये सब का मतलब होता है दैट इज पेएबल, दैट इज पेएबल। तो साइड में लिख के रखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है। क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो साइन क्या डालेंगे रे, प्लस। बचपन से हम लोग ने एक एडजस्टमेंट देखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस इज एक्सपेंस। कभी सैलरी के बारे में बात करेंगे, कभी किसी एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे, कभी वेजेस के बारे में बात करेंगे। सो एवरीबॉडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दो इफेक्ट, एक पहला इफेक्ट प्लस और दूसरा बैलेंस शीट में किधर जाएगा, लायबिलिटीज, किधर जाएगा, लायबिलिटीज। तो अभी फिलहाल बैलेंस शीट का टेंशन लो मत, अभी सिर्फ टेंशन किसका लेने का है, अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग को वेजेस, ये एक्रूड वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में जाके प्लस करने हैं। जरा देख वेजेस है कि अपने पास लेबर किधर तो दिख रहा है अपने को, जरा देख लेबर सेकंड आइटम है डायरेक्ट वेजेस है क्या, अरे है क्या, चल उधर जाओ और एक डॉट मार देने तो प्लस साइन डाल दे, मतलब अपने को समझ में आएगा कि अपने को उधर ऐड कर देंगे। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट उसके बाद मटेरियल एट साइट, ये मटेरियल एट साइट मतलब क्या है, साल के आखिरी दिन साइट पे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ मटेरियल अभी भी बचा है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो वो हमारा हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिट साइड अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक यूज नहीं हुआ ऐसे ही पड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको फेंक देने का, इसको अगले साल में अपने को यूज करने का, इसको अगले साल में यूज करने का। तो तीन चीज हमेशा आपको दिया रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड मटेरियल एट साइट। नेक्स्ट उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, एक कुछ मटेरियल इन्होंने स्टोर्स में, गोदाम में, स्टोर्स मतलब गोदाम में वापस भेज दिया। एक कभी-कभी वर्ड ऐसे मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर से आया, गोदाम से आया, तो हम लोग कहां पे लिखते हैं डेबिट में, लेकिन ये स्टोर्स में गया, गया मतलब आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, इसको हम लोग किधर लिखेंगे, क्रेडिट, लिख दे क्रेडिट। फिर उसके बाद there is a interesting adjustment on 20th of October 2008, अंडरलाइन करिए डेट, 20th October 2008 को क्या हुआ है, material costing rupees 5330 have been transferred to contract A from contract B। ये लाइन से आपको क्या पता चलता है, कुछ मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, कहां से कहां पे ट्रांसफर हुआ है, मटेरियल कॉस्टिंग 5330 have been transferred to कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट ए में आया, कहां से आया, कॉन्ट्रैक्ट बी से। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारे ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी। सो बी कॉन्ट्रैक्ट से एवरीबॉडी, बी कॉन्ट्रैक्ट से ये किधर आया रे, ए में आया, बी से किधर आया, ए में। सो बी कॉन्ट्रैक्ट से ये जा रहा है, तो बी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, बी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मटेरियल जो भी है, जो भी मटेरियल है, ऐसा हो सकता है ना, एक ही कॉन्ट्रैक्टर का दोनों साइड है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर का दोनों साइड है, मैं कॉन्ट्रैक्टर है और मेरा दो साइड चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ए थाने में एंड कॉन्ट्रैक्ट बी विक्रोली में, और मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट बी से ए में कुछ मटेरियल लाना है तो मैं ला सकता हूं, डेफिनेटली
दोनों साइड मेरा है, द ओनर, तो इधर अगर शॉर्टेज है तो मैंने यहां से उठा के इधर ट्रांसफर किया। तो बी से 5000 कितना अमाउंट दिया है, इट इज 5330 का मटेरियल माल ट्रांसफर किया ए में। सो ए बी इज द गिवर, अब ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज द गिवर एंड ए इज द रिसीवर। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो हम लोग सिंपल इसका एंट्री कैसा पास करेंगे, इसका एंट्री जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक ही अकाउंट का दोनों साइड में जब इफेक्ट जाता है, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो हम लोग बी का क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय मटेरियल ट्रांसफर्ड, और हम लोग ए का डेबिट साइड में लिखेंगे टू मटेरियल ट्रांसफर्ड। अरे समझ में आ रही है, एंड अमाउंट विल रिमेन सेम। अरे समझ रहा, सो वो लिख के दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। चलो पुढे त्याच्यानंतर उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन निकालेगा 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट। 25% अपने को कैलकुलेट करने हैं, तो 25% अपन कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, एंड लॉस हम लोग कभी भी किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट। ओके बढ़ो आगे। चलो उसके बाद मेन क्वेश्चन देखो क्या है, मेन क्वेश्चन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बोथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने, एक बार कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट, और उसके बाद होता है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2009। नाउ सी हियर, ये दो वे से सॉल्व है, दो रास्ता है इसका, दो रास्ते सुनो। आप एक पूरा पेज में कॉन्ट्रैक्ट ए अकाउंट बनाओ और दूसरा पेज पे आप कॉन्ट्रैक्ट बी अकाउंट बनाओ, लेकिन ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें आपका डबल टाइम जाएगा। अपन क्या करेंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, कॉस्ट शीट में जैसा करते थे मालूम है क्या, एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड। सो वही टेक्निक इधर लगाएंगे, और एक ही पेज में अपन डायरेक्ट बना देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और दो सेपरेट कॉलम निकाल लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन डेबिट साइड, कॉन्ट्रैक्ट ए एंड कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन क्रेडिट साइड। पूरा एक पेज में स्टार्ट टू एंड पूरा सेट होएगा आराम से। इज इट क्लियर? चलो सो एवरीबॉडी स्टार्ट ड्राइंग कॉलम्स। जिन्होंने पहिला लेक्चर मिस किया टेंशन घेऊ नका, इथे लक्ष द्या, तुम्हाला कळणार। अगर आपको दो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया तो लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो वाला चीज आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। और रुको जरा, मैं कॉलम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद ही आप स्टार्ट करो। पहले देखो कैसा क्या करना है वो। heading में तो ये heading in the books of Madhuri Construction. In the books of Madhuri Construction Private Limited, heading दो, solution number it is 16, solution number 16 in the books of Madhuri Construction.
ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो सेंटर में नाम लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सिंगल पेज में सेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर दी, नेक्स्ट लाइन फॉर दी ईयर एंडेड, for the year ended on 31st of March 2009, 31st of March 2009. So दो लाइन यहाँ पे अपन दो लाइन ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए और बी. सो दो लाइन में कॉन्ट्रैक्ट करके हेडिंग लिखेंगे, नीचे ए और बी ऐसा लिखेंगे और उसको सेट करेंगे. चलो पेज को फोल्ड करो, टेक एग्जैक्ट सेंटर, पेज को फोल्ड करो, टेक एग्जैक्ट सेंटर. particulars contract A, contract B. We are going to follow single column. Last time हमने क्या किया था, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम ऐसा किया था. यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक तीर में दो शिकार कर रहे हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे स्टूडेंट सिंगल कॉलम से जाएंगे. तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, कम ऑन क्रेडिट साइड, particulars contract A and contract B. कभी contract A और B ऐसा देंगे या X और Y देंगे या कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड 2 देंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन से जगह पे है उस लोकेशन का नाम देंगे, विक्रोली भांडू या फिर पनवेल विरार. So it is on credit side. So these are our columns. पूरा वन पेज, फुल वन पेज में हम इसको सेट करेंगे, कंफर्टेबली ये सेट हो जाएगा. चलो एवरीबॉडी हो गया, कॉलम्स रेडी है. सर सो वंस अगेन हम लोग स्टार्टिंग लाइन पे आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है. प्लीज एवरीबॉडी ध्यान दो. माधुरी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड obtained two contracts, contract A and B. Contract A comes on 1st April. So ये अप्रैल टू मार्च बनेगा 12 months. और उसके बाद contract B started on 1st of June. So ये जून से लेके मार्च तक मतलब ये बनेगा for 10 months. The following information is extracted from the books for the year ended 31st of March 2009. So देखो पर्टिकुलर्स में पहला नाम है मटेरियल इशूड. सो एवरीबॉडी मटेरियल इशूड मतलब इट इज मटेरियल इशूड टू साइट, मटेरियल इशूड टू कॉन्ट्रैक्ट. सो ये डेबिट में अपने को दिखाना पड़ेगा, लिखो टू मटेरियल्स इशूड. और अमाउंट्स को जरा संभालो, थोड़ा ऑड फिगर्स दिए. फर्स्ट इज 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट ए में 4,45,000 एंड 4,95,000. मैं एट अ टाइम क्यों दोनों अमाउंट लिख रहा हूँ, बिकॉज एक साल का डिटेल्स है और दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है. इज इट क्लियर, यस और नो? एक साल का ही डिटेल्स है और दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है. चल उसके बाद आफ्टर दिस, उसके बाद दे हैव गिवन अस डायरेक्ट वेजेस. सो टू डायरेक्ट वेजेस. अभी डायरेक्ट वेजेस के ऊपर हमने डॉट मारा है, उधर हमें कुछ ऐड करने के आउटस्टैंडिंग वाला. पहले काम करते हैं, सिंगल कॉलम से जा रहे हैं तो डायरेक्ट वेजेस लिख लेते हैं अपन. सो एवरीबॉडी देखो डायरेक्ट वेजेस, दिया वो लिख लो 2,74,000 एंड नेक्स्ट इज 3,23,000 और वो चिल्लर छोड़ो मत, दैट इज 500. क्लियर है? फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला आइटम लिखने से अच्छा अपन इधर ही इसके बाद ही लिख देते टू एक्रूड मतलब ही आउटस्टैंडिंग वेजेस. क्योंकि हम लोग इसके बाद लिखेंगे मतलब ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन में क्या होगा रे, प्लस होगा. सो जरा वो एक्रूड वेजेस अपने को कहां पे दिया और कितना दिया जरा देखो. थर्ड लास्ट आइटम इज गिवन एक्रूड वेजेस 15,000 एंड 18,000. तो अगर हम इधर लिखते हैं मतलब ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन में प्लस होने वाला है और हमको प्लस ही करना है. 15 एंड
18,000. इज इट क्लियर? क्योंकि जगह का शॉर्टेज है भाई. सिंगल अगर आपको चाहिए तो आप टाइम पास कर सकते हो. ये कॉन्ट्रैक्ट ए अलग पेज पे, कॉन्ट्रैक्ट बी अलग. वेस्ट ऑफ टाइम है सर. ऐसा किया तो मार्क्स मिलेगा कि 1001 तक का मार्क्स मिलेगा. और ऐसे ही करने के टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे ही सॉल्व किया, हम लोग भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. चला त्याच्यानंतर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,23,300. वैल्यूज को जरा संभालो. 94,750, 94,750, 94,750. फिर इसके बाद इसके ऊपर कोई अगर एक्रूड होता है, इसके ऊपर भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता है, यहाँ पे है कि आगे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्रूड ड्यू या फिर पेएबल ऐसा कुछ नहीं है. अगर होता तो इसके बाद ही लिखते, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग सिंगल कॉलम, हम सिंगल कॉलम से जा रहे हैं. चला आफ्टर दिस सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. अभी कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बांधने का अक्कल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट तो लिया है, लेकिन वायरिंग का काम वो नहीं कर सकता. बराबर है. विंडो या फिर डोर फिटिंग का काम वो नहीं कर सकता. तो वायरिंग का काम, डोर फिटिंग का काम या फिर कड़िया वाला जो वर्क है, लादी बीदी बिठाने का काम अरे करते हैं, तो उसके लिए वो अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को अप्रोच करेगा. और वो लोग जो इसके लिए काम करेंगे उनको ये पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टर. उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस. तो अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं, अपने को डायरेक्ट डालना है. अमाउंट एकदम ऑड फिगर है 73,350. एंड नेक्स्ट इज 45,470. नेक्स्ट इज आर्किटेक्ट का फीस. सो आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आर्किटेक्ट इज द पर्सन हु चेक्स काम सही से हो रहा है कि नहीं. सर्टिफिकेट इशू करने का काम भी इसका ही है. सो एवरीबॉडी आर्किटेक्ट फीस 24,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए एंड 35,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी. कहीं नहीं, फॉर्मेट वेज चैप्टर है. थोड़ा सा फॉर्मेट आज घर पे रीड करो, आपको ऑटोमेटिकली इसका मार्क्स आपका कंफर्म होने वाला है. सिर्फ जो वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट है वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ. चलो आफ्टर दिस, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ओवरहेड्स है और वो कितने है 3,24,750 एंड 3,74,800. Is it clear? इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग. सो इलेक्ट्रिक सर्विसेज लिया हम लोग ने इलेक्ट्रिक से रिलेटेड. इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग्स एक लाइन में सेट नहीं हो रहा, दो लाइन यूज करो. सो इट इज 15,270. ये भी खर्चा है एवरीबॉडी. नेक्स्ट उसके बाद है 18,380. नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट इशूड एट द कमेंसमेंट. नाउ प्लांट जब भी आते हैं एवरीबॉडी अलर्ट एकदम. या तो आप डेप्रिसिएशन लिखो या प्लांट का कॉस्ट एंड डब्ल्यूडीवी लिखो. कॉस्ट डेबिट में लिखा जाता है, डब्ल्यूडीवी क्रेडिट में. सर बेस्ट वे क्या है, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया. बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे है डेप्रिसिएशन. सो हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. कम ऑन नेक्स्ट पेज. गिव हेडिंग वर्किंग नोट कैलकुलेशन 1. Calculation number 1, that is calculation of depreciation. So depreciation हमें कैलकुलेट करने का है everybody. Therefore पहले contract A का depreciation निकाल दे. Contract A का depreciation. What is the cost? Cost कितना है जरा देखो. कॉन्ट्रैक्ट ए में देखो प्लांट का कॉस्ट, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट दैट इज 5 लाख. अरे है क्या 5 लाख, ये उसका क्या हो गया, एक कॉस्ट हो गया. मैं ऊपर लिख देता हूं कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट. सो 5 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट ए में प्लांट लेके आए हैं. अच्छा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का कोई लाइन है क्या? यस, एकदम लास्ट में देखो, सेकंड लास्ट लाइन देखो. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 25% पर एनम, 25%. इसके ऊपर ढूंढने को बोला है. और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट कॉस्ट मालूम है इनटू 25% इनटू हमें देखना पड़ेगा कितना मंथ्स के लिए. तो ये कॉन्ट्रैक्ट चालू कभी हो रहा है 1 अप्रैल को चालू हो रहा है और हमारा ईयर एंडिंग क्या है 31 ऑफ मार्च. तो पूरा 12 महीना पूरे साल का. सो 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1,25,000.
1,25,000 will be the amount of depreciation and ये depreciation अपने को रिकॉर्ड करनी है। अब therefore एक लाइन छोड़ो, लिखो कॉन्ट्रैक्ट बी का पहला कॉस्ट कितना था जरा ढूंढो, कॉन्ट्रैक्ट बी का कॉस्ट कितना था जरा ढूंढो। सो इट वाज 6 लाख रुपीस, सो इसका कॉस्ट 6 लाख रुपीस, 6 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम 25% इनटू, अभी एकदम अलर्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट भी कब चालू हो रहा है 1 जून को, तो जून से लेके अगर 31 मार्च 2009 तक काउंट करेंगे तो 10 मंथ्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर 10 मंथ्स, so 10 divided by 12 is equal to 1,25,000। दोनों अमाउंट सेम है, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट इज जस्ट अ इत्तेफाक। ऐसा कोई माइंडसेट बनाओ मत कि दोनों डेप्रिसिएशन सेम आते हैं। क्लियर है? अगर ये 1 जून को नहीं 1 अक्टूबर को चालू होता तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकलता है, अकॉर्डिंगली ये सब चेंज होता था। सो एवरीबॉडी, अब ये दोनों भी चीज अपने को मिला है, इसका ट्रांसफर दिस टू आवर फॉर्मेट। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस एंड इट इज टू बी डेबिटेड, इसको हमको कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में लाना है। लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। कहां से मिला हमको ये? वर्किंग नोट नंबर 1। हाउ मच इट इज? 1,25,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट ए एंड 1,25,000 फॉर कॉन्ट्रैक्ट बी। ओके सर, नेक्स्ट उसके बाद लाइन से चलो। देखो मैं सीक्वेंस ब्रेक नहीं कर रहा हूं, एक के बाद एक लाइन से सम का जो सीक्वेंस है उसको मैं फॉलो कर रहा हूं, अलग से कोई स्टेप्स इधर नहीं है। पूरे इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हमको फार्मूला में लगने वाला है। वर्क सर्टिफाइड, नाउ कम ऑन क्रेडिट साइड माय डियर स्टूडेंट, लिखो बाय वर्क इन प्रोग्रेस और इधर लिखो कैरी डाउन। सर सीडी क्यों लिख रहा कैरी डाउन? बिकॉज़ ये साल के आखिर में अपने को लिखने गए, सो दैट्स व्हाई राइट डाउन वर्क इन प्रोग्रेस सीडी कैरी डाउन। और इसमें तीनों हेड लिख दो। पहला वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, तो 3 चीज जो आते हैं वो, और उसके बाद आते हैं मटेरियल्स एट साइट। सो वर्क सर्टिफाइड मालूम है क्या? चेक कर, वर्क सर्टिफाइड इधर दिया है, कभी मिसिंग होता है तो कैश रिसीव के दम पे वर्क सर्टिफाइड को निकाला जाता है, लेकिन इधर टेंशन नहीं है, वर्क सर्टिफाइड मालूम है। सो एवरीबॉडी, वर्क सर्टिफाइड इज हाउ मच रे? 13 लाख ए का मामले में, और बी का कितना है रे? 18 लाख। फिर वर्क अनसर्टिफाइड, व्हाट इज वर्क सर्टिफाइड? वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या? वर्क कंप्लीटेड and certified by architect is called as work certified. What is work uncertified? Work is completed but yet certificate is to be issued by architect ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया। अरे समझ में आ रहा है? चलो आप डॉक्टर के पास गए, सुनो रे, आप डॉक्टर के पास गए, आप एडमिट थे, तो बराबर एडमिट थे, इसका प्रूफ क्या है? डॉक्टर आपको लिख के देता नाउ यू आर फिट, आपको अभी डिस्चार्ज दे सकते हैं, बराबर है? ऐसे उठ के आए तो नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है? आप अभी भी एडमिट ही है, ऐसे समझते हैं। So everybody here work uncertified, it is given, टेंशन पालो मत। लेकिन ये मैं कंसेप्ट क्यों बोल रहा हूँ आपको, इसका पीछे ऑब्जेक्टिव उसका इंटेंशन है। 30,000 and how much rent? 75,000. Is it clear? Very clear? Yes sir. चलो आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? अपने को मटेरियल चाहिए, लेकिन सीक्वेंस में देख क्या है? सीक्वेंस में कैश रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड का जरूरत अपने को किधर पड़ेगा? माने क्या? फॉर्मूला। काफी उसका टेंशन पाल मत। एक्रूड वेजेस हमने लिख दिया, मटेरियल एट साइड लिखने का हेड लिख के तैयार है हम लोग का। सो एवरीबॉडी, इट इज 40,000। साल के आखिर में साइट पे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ इधर उधर ऐसा मटेरियल पड़ा रहेगा, सो 70,000। आज ही लेक्चर होने के बाद किसी भी साइट पे जाके देखो, जैसे आप गेट खोल के अंदर जाओगे, इधर थोड़ा रेती पड़ा रहेगा, उधर सीमेंट पड़ा रहेगा, आयरन का रॉड पड़ा रहेगा, अरे समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। चलो उसके बाद, और वो क्लोजिंग के दिन कितना उसका वैल्यूएशन किया और वो लिखा है 40,000 ए में पड़ा है एंड 70,000 का माल बी में पड़े। नेक्स्ट उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, तो इधर एक लाइन छोड़ो और इधर सेपरेटली लिखो बाय मटेरियल्स रिटर्न मतलब भेज दिया वापस, रिटर्न टू स्टोर्स मतलब गोदाम में वापस आया, गोदाम से मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर्स, तो डेबिट में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में। तो ऐसा कुछ भेजा गया इन्होंने, रिटर्न कर दिया हाँ साल के आखिर में,
3000 रुपए का ये भेज दिया मटेरियल ए अपना कॉन्ट्रैक्ट ए से, और कॉन्ट्रैक्ट बी से कितना भेज दिया है 10,000। मतलब इसमें से भेजा है, जो बचे हैं ना देख, ये जो 40,000 है उसमें से 3,000 उन्होंने सेंड कर दिया, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट होएगा। चलो त्याच्यानंतर आगे बढ़ो। फिर इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एवरीबॉडी ध्यान दो। ऑन 20th of October 2008 material costing ₹5330 have been transferred to contract A from contract B. So contract ये देखो दो कॉन्ट्रैक्ट है A and what है B, so दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्टर के, लेकिन इधर देयर वाज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसके लिए क्या किया, इधर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल था, इसके लिए B कॉन्ट्रैक्ट से A कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया। सो नाउ B इज द गिवर ऑफ व्हाट रेंज मटेरियल्स, कितने रुपए का मटेरियल्स, ₹5330 का मटेरियल। सो B इज द गिवर एंड A इज द रिसीवर। एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, A का डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा और B का क्रेडिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा, और बनेगा एक कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बनेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या है, एक ही अकाउंट के दोनों साइड में जब लिखते हैं तो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। सो एवरीबॉडी इसको लिखने का कैसा, सो मैं पहला डेबिट साइड में आता हूं और लिखता हूं टू मटेरियल ट्रांसफर, और कॉन्ट्रैक्ट ए में लिखता हूं 5330, बी का कॉलम में डैश, एंड फिर क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो बाय मटेरियल ट्रांसफर, और ए का कॉलम में डैश एंड बी का कॉलम में मैं लिखता हूं 5330। इज इट क्लियर, यस और नो, समझा सबको? चलो, सो आई थिंक इसके बाद डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट था माय डियर स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन तो हम लोगों ने कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बोथ अकाउंट्स एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक हमने सब लिखा। आगे इसको क्लोज करने के लिए क्या करना है, देखो डेबिट साइड के जो आइटम्स है 5330 है, इसके बाद एक दो लाइन आपके पास जगह रहेगा, सफिशिएंट जगह है, लेकिन हमको आगे भी हमको रिजर्व्स और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसको जगह लगेगा। तो एक 2-3 लाइन छोड़ के क्लोज करो, ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, और इधर ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन, क्लोज करो। सो अभी एक एक करके क्लोज करते हैं, एकदम सब कुछ एक साथ करने मत जाओ। पहला कॉन्ट्रैक्ट ए का गला घोटो। सो कॉन्ट्रैक्ट ए का पहले डेबिट साइड का टोटल करो सब्जेक्ट, एवरीबॉडी कॉन्ट्रैक्ट ए का डेबिट साइड का टोटल करो सब्जेक्ट 14,14,25,000 यस। सो कॉन्ट्रैक्ट का डेबिट साइड 14,25,000 आ रहे। चेक करो, जब तक सबका आंसर नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 14,25,000 कॉन्ट्रैक्ट ए डेबिट साइड का टोटल, कितने कैलकुलेटर। चलो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ए का क्रेडिट साइड का टोटल बढ़िया है ना, मोबाइल है ना, टोटल कर 13,73,000 आ रही है। देख, जब तक ये आंसर नहीं आते, दोनों साइड का टोटल नहीं आता, आगे में बढ़ने वाला नहीं है। वेदी का अलग आंसर है ना। चलो, सो डेबिट साइड 14,25,000, क्रेडिट साइड इज 13,73,000। कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड, बरोबर है। सो डेबिट ज्यादा है वो लिखो 14,25,000 लिखो, वही टोटल उठा के इधर डाल दो 14,25,000, और उसमें से कम वाला वैल्यू दैट इज 13,73,000 माइनस कर। 14,25,000 माइनस 13,73,000 हाउ मच, 52,000। जो भी जगह अवेलेबल है उसका एक सेंटर लो और लिख दो 52,000। एंड ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली वर्ड लिखने का नेट लॉस कैरिड डाउन। अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता रहेगा सर लास्ट टाइम या फिर फॉर्मेट में आपने क्या किया था, इधर अगर बैलेंस आता था तो हम लोग लिखते थे टू नोशनल प्रॉफिट, और सर इधर आप नोशनल लॉस लिख रहा हूं, आपने नेट लॉस क्यों लिखा। देखो नोशनल लॉस नहीं रहता है, नोशनल प्रॉफिट ही रहता है। सो एवरीबॉडी नोशनल प्रॉफिट मतलब इट इज नॉट ट्रू प्रॉफिट। ट्रू प्रॉफिट कब पता चलेगा, आखिर में जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा तभी।
लेकिन नोशनल लॉस ऐसा नहीं रहता है। एक नोशनल प्रॉफिट में से रिजर्व्स में पैसा जाता है, लेकिन नोशनल लॉस करके ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लॉस में से कभी भी रिजर्व जनरेट नहीं होता। इसके लिए डायरेक्ट दिए नहीं है। अगर आपका क्रेडिट साइड में, यहाँ पे क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस अगर आता है, यहाँ पे बैलेंस आता है क्रेडिट साइड में, तो उसको आप एक नाम दे दो, नेट लॉस एंड डीएड करो। तो इसका बाद में कर्जत कसारा करने का गरज नहीं है। इट इज डीएड। कॉन्ट्रैक्ट ए लॉस में चल रहा है, पहले ही साल में ये लॉस में है। इज इट क्लियर सर? प्रॉफिट होगा क्या, वो फ्यूचर का बात है, उसका डिटेल्स तो हमको दिया ही नहीं, तो आप इसे टेंशन पालो मत। ओके, अब गला घोटो कॉन्ट्रैक्ट बी का। कॉन्ट्रैक्ट बी का डेबिट साइड का टोटल करो। कॉन्ट्रैक्ट बी का डेबिट साइड का टोटल करो। 15,29,900 आ रहे के देख, चेक कर, एवरीबॉडी चेक कर, आ रहे के इतना 15,29,900 डेबिट साइड। चल क्रेडिट साइड दे, 19,60,330 19,60,330 19,60,360 आ रहे के देख। 19,60,360 आ रहे के देख, आ रहे इतना। अच्छा, अभी कौन सा साइड ज्यादा है? 330। ओके 330। चल एक अलग खुशी। चलो, so 19,60,330 क्रेडिट साइड इज मोर। चलो 19,60,330 क्रेडिट ज्यादा है, वही टोटल उठा के इधर डाल। 19,60,330 उसमें से माइनस कर कम वाला वैल्यू 15,29,900 माइनस कर 15,29,900। टेल मी कितना है? 4,30,430 4,30,430। तो 430 ऐसा इंटरेस्टिंग अमाउंट। तो इसको सर्कल कर, 4,30,430 इज द आंसर। और इसको अभी हम लोग एक नाम देंगे और इसको लिखो टू नोशनल प्रॉफिट, नॉट नेशनल प्रॉफिट, इट इज नोशनल प्रॉफिट। सो अभी 26 जनवरी की यादें ताजा है और बच्चे बोलते सर ये नेशनल रहेगा, आप गलती से नोशनल लिख रहे। सो इट इज नोशनल प्रॉफिट सीडी कैरीड डाउन। सो यहाँ पे एक डैश डाल दे। नोशनल प्रॉफिट का मतलब होता है माय स्टूडेंट नॉट रियल प्रॉफिट, इट इज नॉट ट्रू प्रॉफिट। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये नोशनल प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा पैसा रिजर्व में डालने का और थोड़ा अपना प्रॉफिट बोलने का। थोड़ा अपना प्रॉफिट। सर रिजर्व में पैसा क्यों रखने का? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? देखो अभी सर कुछ भी मतलब क्या, कोरोना जैसा सिचुएशन आ सकता है, या फिर अचानक से रॉ मटेरियल का भाव बढ़ सकता है, अचानक से मजदूर लोग स्ट्राइक कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, समझ में? तो वो टाइम पे ज्यादा पैसा देके अपने को मजदूर लाना पड़ेगा, तो पैसा रिजर्व में रहना चाहिए। अचानक से रॉ मटेरियल का भाव बढ़ गया तो हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कुछ पैसा सर्टेन अमाउंट रिजर्व्स में डालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ वर्क completed. Are you getting my point? Yes or no? So everybody क्या करने का? अभी इसको everybody ये notional profit इधर carry down है, डेबिट में सेम अकाउंट में इधर नीचे लेके आने का। इसको by notional profit VD that is brought down and it is 4,30,430 और अब इसके सामने इसके अपोजिट साइड में ये 4,30,430 को पूरा हैया हो डायरेक्ट प्रॉफिट बोलने का नहीं, इसमें से थोड़ा अमाउंट रिजर्व में कर्जत कसारा करने का। सो एवरीबॉडी टू रिजर्व्स will be balancing figure and to net profit ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम वर्किंग नोट, दैट इज वर्किंग नोट नंबर सेकंड करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट से नेट प्रॉफिट मिलेगा। एक बार नेट प्रॉफिट मिल गया तो आप इसको क्लोज करके रिजर्व्स के पास कंफर्टेबली पहुंच सकते हो। इज इट क्लियर? तो उसके क्या वर्किंग नोट है, मैं यहाँ पे अभी एवरीबॉडी रफ करके वर्किंग नोट लिखता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 give heading working note number 2 give heading everybody working note number second give heading working note number second give heading that is calculation of net profit
कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसमें दो सब स्टेप्स है। पहला, सबसे पहला देयरफॉर हमें ढूंढने का परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। क्या ढूंढने का रहता है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। कितना परसेंट पहला साल में कॉन्ट्रैक्ट बी जो 10 मंथ्स के लिए यहाँ पे काम हुआ है, कितना परसेंट काम हुआ है वो ढूंढने का है। सर ये सब कहाँ पे लिखा है, सो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी शीट दिया ना, उसमें इसका सब फॉर्मूला लिख के दिया। पहला पेज का एकदम बॉटम पे ये दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। सो एवरीबॉडी फॉर्मूला है वर्क certified divided by contract price into what rate 100। जब आप into 100 करोगे तभी तो आपको परसेंटेज में आंसर मिलेगा। सो एवरीबॉडी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ जोश में होश नहीं खोना है। ये म्हणजे काय सर, एवरीबॉडी कॉन्ट्रैक्ट बी का बात चल रही है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए कैलकुलेशन करते हो। बी का वर्क सर्टिफाइड चाहिए, बी का वर्क सर्टिफाइड मालूम है क्या, यस वी नो इट इज 18 lakhs डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चाहिए बी का, जरा क्वेश्चन में चेक कर एवरीबॉडी, क्वेश्चन में चेक करो एवरीबॉडी, जरा क्वेश्चन में चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बी का इट इज 30 lakhs है क्या, देख 30 lakhs into 100। yes any doubts आप मेरे को पूछ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बी का बात चल रही है। हाँ, ए का क्यों नहीं किया, एक डाउट यहाँ से पूछे, आसिफ ने डाउट पूछे ए का क्यों नहीं किया। सो ए के केस में क्या आया भाई, नेट लॉस आया। नेट लॉस मतलब दिए। अब बहुत सारे बच्चे, मैंने ये पहले ही क्लियर किया, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं सर आपने नेट लॉस क्यों लिखा, आप नेट नोशनल लॉस लिखो ना। नोशनल लॉस लिख नहीं सकते, क्लियर लॉस होता है। इज इट क्लियर। सो एवरीबॉडी, अगर ये पहले साल में लॉस में है, दूसरे साल का क्या है सर वो बोलो। दूसरे साल का डिटेल दिया नहीं, इसके लिए अपने को ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। सो एवरीबॉडी, अरे समझा आसिफ, क्लियर है। चलो बोलो आंसर। 60 एग्जैक्ट आ रहा है, 60% है। अब मेरे पहले एक आंसर दो एवरीबॉडी, 60% ये कौन से रेंज में आते हैं, कौन से रेंज में आएगा, 50 to 90। अरे यस और नो, बगा स्लैब्स बगा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेने का ये कौन से रेंज में आएगा, 50 to 90 ये स्लैब में आएगा। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड 50 to 90%। और इधर हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट कैसे ढूंढने का। देखो मैंने नेट प्रॉफिट करके हेडिंग दिया और उसके नीचे फॉर्मूला भी लिखा है। 50 to 90% के सामने मिला क्या सबको, 2 divided by 3 into notional profit into cash received divided by work certified है क्या। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को जो लिखने है, देयरफॉर अपने को लिखने का है नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट बी का नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे भी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट के आगे ना इधर ब्रैकेट में एक वर्ड लिख दो ऐसा, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बी का ही कैलकुलेशन कर रही है। सो नेट प्रॉफिट का रेंज क्या है, 50 to 90%। सो 50 to 90% के लिए 2 divided by 3 multiplied by notional profit multiplied by cash received divided by work certified। this is the formula। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, is equal to 2 divided by 3 into notional profit। जब notional profit आया था हमने ब्रॉट डाउन किया, कितना था 4,30,430 multiplied by cash received। I think cash received readily दिए, कभी cash received मिसिंग रहते हैं। सुनो रे, कैश रिसीव्ड अगर मिसिंग है, प्लीज एवरीबॉडी हियर, कैश रिसीव्ड अगर मिसिंग होता तो वर्क सर्टिफाइड के दम पे हम लोग कैलकुलेट करते थे। वर्क सर्टिफाइड अगर मिसिंग होता तो हम लोग कैश रिसीव्ड के दम पे कैलकुलेट करते थे। उसके लिए हिंट नंबर 2 था। अभी फिलहाल उसमें जाने का गरज नहीं, इधर दोनों भी चीज दी है, अगला समय में इसके ऊपर बात करूंगा। चलो सो एवरीबॉडी हियर प्लीज चेक आउट कैश रिसीव्ड कितना है। हाई में बच्चा इधर कॉन्ट्रैक्ट ए का वैल्यू देखते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट बी में डील कर रहे हैं, तो कैश रिसीव्ड चाहिए 16,20,000
16,20,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड हमें पता है दैट इज 18 lakhs इज इक्वल टू, सो ये पूरा पजल सॉल्व करो, कभी कभी ऐसा हो सकता है आप 2 डिवाइडेड बाय 3 into 4,30,430 into 16,20 करोगे तो एरर भी आ सकते हैं अगर 10 डिजिट का कैलसी है तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, रिवर्स कैलकुलेशन हियर, ऐसा जाने से आप ऐसा भी जाओगे, अगर एरर आया तो आई डोंट नो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है एरर, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो 16 लाख, कारण किसी का सुनो रे किसी का कैलकुलेटर 10 डिजिट का रहेगा तो एरर आएगा, 12 डिजिट का रहेगा नहीं प्रॉब्लम, सो जरा चेक करो, ऐसा भी आंसर आएगा और ऐसा भी आंसर आएगा, दोनों इससे चेक करो। 2 divided by 3 into 4,30,430 into 16,20,000 divided by 18 lakhs 258. अच्छा, so 2,58,288, is it clear, yes or no? Yes. So this is the profit, this is the net profit to be recorded, this is the net profit to be booked, तो ये यहाँ से ट्रांसफर लो और ये देख इधर लिखा है ना टू नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट कहाँ से मिला है, सेकंड से, तो अपने को किधर लेना, कॉन्ट्रैक्ट बी में 2,58,258, so everybody now ये लिखने के बाद एक नॉर्मल अकाउंट क्लोज कर दे, वैसा क्लोज करो, so everybody here ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, इधर भी ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, so your credit side is more 4 lakh, यही चीज लिखो इधर 4,30,430, वही टोटल उठा के इधर डाल दो 4,30,430 और उसमें से ये 2,58,258 माइनस करो, 1,72,032. so interesting values आ रहे हैं 1,72,172 आ रहे हैं, देखो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कमाया था 4,30,430, उसमें से हमारा प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड किया 2,58,258 और बाकी का पैसा रिजर्व में रख दिया, बिकॉज़ प्रोजेक्ट इज येट टू बी कंप्लीटेड, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो गया, टू फेस एनी अनसर्टेन इवेंट्स इमरजेंसीज हमारे पास फंड्स होना जरूरी, ओके समझा। So this is a question asked by Mumbai University for 20 marks. कितना marks? 20 marks. Is it clear? Are yes or no?